नमस्कार दोस्तों, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन की। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन जीएस जिसे कहते हैं आप। देखिए कुछ चीज़ें फ़र्क होती है, बहुत सारे छात्र जीएस जीके में बहुत बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, राइट ना। तो थोड़ा सा पहले हम चर्चा करेंगे जीएस क्या है और जीके क्या है और जीए क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग जो है उसमें टॉपिक्स में अंदर एंट्री करेंगे। तो देखो होता क्या, मोस्टली कहते हैं जीएस और जीके। जो जीके होता है वो क्या होता है, वन लाइनर। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक मारने वाला पहला बैट्समैन कौन था, तो निश्चित तौर पर आपका आंसर क्या होगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि सचिन की माता का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, ये कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। दैट इज जीके, है ना, जनरल नॉलेज। ओके, और जो जीएस होता है ये वो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें वो चीज़ें होती हैं जिनको हम डीप में स्टडी करते हैं, यानी कि घुस के स्टडी करते हैं, वो होती है जीएस। ठीक है, इसमें टोटल जो मेन सब्जेक्ट रखे गए हैं वो आपके कितने रखे गए बच्चों, वो आपके मुख्य तौर पर 5 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका इतिहास, ठीक है, फिर भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, फिर आपकी हो जाएगी साइंस। अब देखिए आपने पढ़ा होगा साइंस एंड टेक, है ना, साइंस एंड टेक। तो साइंस यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना, साइंस के लिए हिंदी में लिखेंगे विज्ञान एवं, राइट ना बच्चों, प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक और आपका बचता है जिसे कहते हैं आपका अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये जो है इतने टॉपिक जो मेन है आपके वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए चाहे सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम प्री का देते हैं आप, ओके, तो ये मेन जो आधार होते हैं वो 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। अब आप कंपटीशन कौन सा दे रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, वनडे दे रहे हैं, आप एसएससी दे रहे हैं, लेखपाल दे रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता, सबका जीएस सेम होता है। लेकिन बस फर्क क्या होता है, गहराई का फर्क होता है। जब आप एक दिवसीय कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन यही जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो आपका क्या होता है, बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट ना, बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसलिए क्या होता है कि मेन आपके जो आधार है वो 5 सब्जेक्ट है, इनको कवर करना ही करना है। अब देखिए हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा या जीएस से कोई क्वेश्चन पूछेगा, देख सपोज आपसे पूछ रहा है कि भाई गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध अगर आपको पढ़ना है कि भाई बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, गौतम बुद्ध ने की। अब गौतम बुद्ध से ये भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध की मम्मी का नाम क्या था, इनके पापा का नाम क्या था, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, किस नदी के किनारे, एवरीथिंग, सब कुछ पूछ सकता है ना, किस भाषा में प्रवचन दिए, सब कुछ। तो जो चीज़ें घुस के यानी कि सब कुछ पूछ रहा है वो है आपका दैट इज जीएस। ठीक है ना, इसे कहते हैं जनरल साइंस नहीं, जनरल स्टडी। ओके, इसमें कुछ सब्जेक्ट और इंक्लूड कर दिए जाते हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है वो हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है। ठीक है ना, ये हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है आपका, होता है हिस्ट्री से रिलेट करता है आपका। तो ये जो है आपके मेन जो है आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। बहुत सारे लोग जो है पढ़ा करते हैं, उनको यही नहीं अंतर समझ में आता है कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या होता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या फ़र्क होता है, और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या फ़र्क होता है। ठीक है ना, चलिए कमेंट करिएगा जिसको पता हो, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अब एक अर्थशास्त्र किताब लिखी थी किसने, चाणक्य ने, तो वो उसका इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है। देखिए अर्थशास्त्र वो जो चाणक्य ने लिखी थी बच्चों, वो जो किताब थी तो वो किससे संबंधित थी, वो आपकी राजनीति विज्ञान से संबंधित थी, वो राजनीति से संबंधित थी। बात समझ में आ रही है। तो ये है आपका मेन तौर पर आपका जीएस। मेन अगर इन सब्जेक्टों पे कमांड हासिल कर लेते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, विज्ञान और अर्थव्यवस्था, देखिए है क्या लाइफ, जीवन,
जो जीवन होता है, हम अपना जीवन ले लेते हैं, आप अपना जीवन ले लीजिए, तो उसमें देखिए उसमें है क्या क्या चीज़ें। तो जितनी चीज़ें अहम है, जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, जैसे इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, तो हम कौन हैं, हम अपने अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से, इतिहास के माध्यम से। ठीक है, इसी तरीके से भूगोल क्या है, तो भूगोल जिस क्षेत्र में हम निवास कर रहे हैं या वैश्विक स्तर पर जो है कहाँ पे कौन सी नदी है, तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही, कहाँ गिर रही है, कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कौन सा पठारी है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। अब देखिए है क्या, जैसे आप उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ की जलवायु अलग मिलेगी आपको, मुंबई की जलवायु, जैसे महाराष्ट्र की जलवायु आपको अलग मिलेगी, राइट ना। तो इन क्षेत्रों की जलवायु जो है अलग अलग इस तरीके से, गोवा की जलवायु आपको अलग मिलेगी। तो उससे हम एक पता कर सकते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी, किस तरीके से काम करती है। फिर आती है आपकी, चूँकि अब प्रशासन करने के लिए हमारे ऊपर, भाई आम पब्लिक तो प्रशासन करती नहीं है, तो प्रशासन करने के लिए हमारे ऊपर क्या होते हैं, नेता होते हैं। देखिए ठीक है ना, तो प्रशासन क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं भारत का संविधान में और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके तो संभव नहीं। आप देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर में बैठ के देख रहे हो, तो ये साइंस की ही तो मतलब देन है। तो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, इन दोनों के, विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ोगे वो हम आगे भी चर्चा करेंगे, और टेक्नोलॉजी जो होती है उस विज्ञान का आधुनिकता में इस समय हम कैसे प्रयोग करते हैं बच्चों, तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से अर्थव्यवस्था और आर्ट एंड कल्चर ये आपके प्रमुख रूप से आपके विषय हो जाते हैं जो है हमारे मेन जीएस के पढ़ने के लिए। अब आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, मान लीजिए आप चाहे वो 2 कमरों का एक मकान बना रहे हो और चाहे एक बड़ी सी इमारत, बहुमंजिला इमारत बना रहे हैं, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? भाई ऐसा तो नहीं 10वीं मंजिल बनाना, नहीं भाई मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है नीचे बेस तो बनाऊँगा नहीं, मैं तो सीधे, मैं ना उच्च कोटि का व्यक्ति हूँ, तो मैं सीधे 10वीं मंजिल का निर्माण करूँगा। आप नहीं कर सकते। जब तक आप आधार का निर्माण नहीं करोगे, जब तक आप बेस मजबूत नहीं करोगे, राइट ना, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा उतना ही अच्छी जो है आपकी क्या बनेगी, इमारत बनेगी। ठीक है, जितना मजबूत आपका आधार होगा उतनी ही अच्छी इस पर इमारत। अब देखिए आधार, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो और चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, आधार तो बना के चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे अपने जो है पढ़ाने के दौरान या पढ़ने के दौरान क्या करेंगे, आधार के साथ साथ और बिल्कुल उच्च कोटि की ऊंचाइयों तक हम आपको लेकर जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमें छोड़ना है, ये बहुत मायने रखता है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल होती हैं, फिर टीचर की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, भाई टीचर का रोल क्या होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुखर्जी नगर पहुंच जाते हैं, बहुत सारे लोग इलाहाबाद पहुंच जाते हैं, है ना, तमाम जगहों पर, और बहुत मोटी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में पैसा वहाँ पर कोचिंगों को डोनेट करते हैं। फिर वहाँ पे जाके एक रूम लेते हैं जो कि कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये का मिलता है आपको, फिर खाना व्यवस्था और बहुत भागम भाग ज़िंदगी। अब वो टीचर्स पढ़ाएंगे क्या, भाई वो टीचर आपको क्या पढ़ाएंगे, वो टीचर सिर्फ यही बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, वो पढ़ाते नहीं आपको। देखिए सीधी सी बात है बच्चों कि अकबर है, अब अकबर के बारे में अगर आपको पढ़ना है या राष्ट्रपति का इलेक्शन पढ़ना है, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, आप कोई भी आप किताब अच्छी सी उठा लीजिए किसी भी अच्छे राइटर की, आप उसको पढ़ लीजिए, आप मेरे से पढ़ लीजिए, आप दिल्ली जाके पढ़ लीजिए, आप इलाहाबाद जाके पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई परिवर्तन दिल्ली मुखर्जी नगर का टीचर या इलाहाबाद का टीचर या मैं या कोई किताब कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट ना। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, राइट ना, अकबर 1556 में गद्दी पर बैठा, कोई भी, चाहे वो मुखर्जी नगर का टीचर हो आपका और चाहे वो कहीं का भी टीचर हो आपका और चाहे मैं हूँ, राइट ना, क्या 1556 के बजाय मैं लिखा दूँ, नहीं मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बच्चों आपको पढ़ाऊँगा, तो आप लिखिए 1560 में अकबर गद्दी पर बैठा। क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये गलत हो जाएगा आपका, राइट ना, वो गलत हो जाएगा आपका, बेकार हो जाएगा, फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बचता। तो इसलिए क्या होता है कि वो सब कुछ, सारी किताबें आपकी एक जैसी होती हैं, बहुत सारी किताबों की तरफ भागना नहीं है। आप मेरा नोट्स लेंगे, मेरा लेक्चर लेंगे,
प्लस आप कोई एक अच्छा सा राइटर जो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा हर विषय का, उसको ले लीजिएगा। तो इतना लेकर आपको पढ़ना है, साथ में प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। दिस सपोज कोई भी टॉपिक आपने कवर किया, मान लो हिस्ट्री का आपने कवर कर लिया, अकबरी कवर कर लिया, फिर अकबर से क्वेश्चन या मुगल साम्राज्य, डायनेस्टी आप मुगल कवर कर लिया आपने, तो मुगल साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये माने नहीं रखता, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। देखिए यूपीएससी 217 का मैंने एक बार पेपर देखा बच्चों, आईएएस 2017 का, उसमें क्वेश्चन दिया था ग्रीन मफलर। एक क्वेश्चन था ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है। अब ग्रीन मफलर मैंने बहुत सारी किताबें देखी, चूँकि मेरा पहली बार ये क्वेश्चन देखा हुआ था और शायद नज़रों के सामने नहीं पड़ा था। मैंने कई बार इधर उधर काफ़ी किताबों में प्रयास किया और मुझे नहीं मिल पाया। अंततः मैंने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, ठीक है देखेंगे कभी इसको। उस समय वो गूगल पे भी नहीं था, अब तो गूगल भी चूँकि पूछ लिया यूपीएससी ने, तो अब तो निश्चित होएगा। तो एक बार मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया, तो मेरी भांजी थी, वो क्लास 2nd में थी। तो होता नहीं कि नए बच्चे, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनकी जब बुक्स वगैरह आती है, नई बुक्स वगैरह आती, तो मैं पहुंचा, तो मैं उसका मामा था, तो मामा जी ये देखिए मेरी नई बुक्स आई, ये वो, उसने सारी बुक्स ला के मेरे सामने रख दी। उसमें से एक किताब थी पर्यावरण की। मैंने वो किताब उठाई और पलटी, मैंने 3-4 पेज पलटे, तो उसमें दिया हुआ था, उस 2nd क्लास की बुक में दिया था बच्चों, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं। समझ रहे हैं, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं। तो वो 2nd क्लास की ग्रीन मफलर क्या होता है, जो आपकी सड़क के किनारे या ट्रेन की पटरियों के किनारे पेड़ों की कतार लगाई जाती है, उसे ग्रीन मफलर कहते हैं। आप सोचिए यूपीएससी का क्वेश्चन कहाँ से आपको मिल रहा है, 2nd क्लास की किताब से। ठीक है, अब आप बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, बहुत सारे बोर्ड लगते रहते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। तो देखिए किसी भी तैयारी करने के लिए आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो बिल्कुल अलग तरीके से होना चाहिए। न्यूज़पेपर जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल अलग तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बाहर निकलते हैं, अब वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि भाई निसंतान दंपत्ति परेशान न हो, हमारे यहाँ इस तरीके की सुविधा उपलब्ध है। तो अब देखिए ये क्या होता है, सरोगेसी क्या होती है, राइट ना। टेस्ट ट्यूब, हाँ वो हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर अवेलेबल है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, एग्जाम में आपको मिलेगा, एक टेक्नोलॉजी है ये। तो इन चीज़ों को आपको, ये नहीं कि अब सारे बोर्ड ऐसे ऐसे पढ़ते हुए चले जाए, नहीं, आपका दृष्टि एक नज़र एक पड़ी और आपके ब्रेन में आ गया और घर पहुँचे कि यार ये आखिर है क्या, उसको गूगल करके किसी किताब से ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे घर में क्या होता है, जैसे कभी मेरी मान लो कोई एक चीज़ खो गई, एक कोई बुक खो गई, अब उस बुक को ढूंढने के लिए पहले 3-4 अलमारियों में आप ढूंढ रहे हो, और जब 3-4 अलमारियों में आपने ढूंढा तो हो सकता है वो बुक ना मिले, लेकिन 3-4 चीज़ें जो पहले से खोई होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए जब आप क्या करते हैं, आप कई सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ें, गूगल, है ना, पलटते हैं, तो फिर होता क्या है, उसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ में हमारे क्या होता है, उसके आसपास की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है ना बच्चों, तो बहुत ही मज़ेदार विषय है। आपका कौन सा स्ट्रीम रहा है, ग्रेजुएशन आपने किससे किया हुआ या कर रहे हैं, कि आपका साइंस है कि आर्ट है, कि कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट देखिए, यूपीएससी एक ऐसी तैयारी होती है कि आप आईएएस तो बनते ही बनते हैं, अगर इन केस कुछ कमी रह जाती तो निश्चित तौर पर आईएएस बनने के साथ साथ कह सकते हो एक बहुत अच्छा इंसान बना देती है आपको यूपीएससी। इतना बढ़िया हर विषय के बारे में बिल्कुल समग्र ज्ञान, बिल्कुल ठीक है ना, अच्छे से होता है। चलिए तो कुछ शुरू किया जाए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये क्या सर आज प्रवचन टाइप का शुरू किए हैं, है ना। ओके, तो हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन बिना इसके कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल नहीं सकते, और सिविल सर्विसेज में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्री में तो खैर इसी पे आपकी कट ऑफ बनती है, और मेंस में क्या होता है आपका यूपीपीसीएस में 800 नंबर का मेंस में, और आईएएस में 1000 नंबर, जो कि पूरी न्यू कर सकते हैं और आपको आईएएस बनाने का रोल अदा करते हैं सामान्य अध्ययन जीएस। ठीक है, तो हमने बताया आपको मेन जो सामान्य अध्ययन है वो कितने सब्जेक्ट से मिलकर बच्चों बना होता है, मुख्य तौर पर 5 सब्जेक्ट से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग, जैसे हमने बताया ना कि आपको हम आज बात करेंगे सिलेबस की।
तो सबसे पहले हम सबसे छोटा सब्जेक्ट उठाएंगे भारत का संविधान, भारत का संविधान एवं, है ना, राज्य व्यवस्था। ठीक, तो ये समझेंगे। देखिए, ये आपने देखा होगा कि कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं होता है। भारत का संविधान जो है वो एक कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। आपने कभी भी नहीं ध्यान दिया होगा कि भाई ये जो है आपका जो सब्जेक्ट है, आपने किसी ने एमए में या बीए में आपने भारत का संविधान लिया, क्योंकि ये विषय ही नहीं होता है ना बच्चों। ये क्या होता है, एक विषय आपने सुना होगा राजनीति विज्ञान, ये उसका एक छोटा सा खंड, या आपने सुना होगा एक पवैड लोक प्रशासन, ये उसका एक छोटा सा खंड है। ये दोनों में, है ना, ये लोक प्रशासन का भी हिस्सा है और ये राजनीति विज्ञान का भी हिस्सा है। इसलिए अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में सबसे छोटा और सबसे इंटरेस्टिंग विषय जो होता है वो आपका भारत का संविधान होता है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए संविधान को पढ़ना कैसे है, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या फ़र्क होता है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, भारत के संविधान को पढ़ना है तो भारत के संविधान को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 5 सेक्टर में बांटते हैं। जैसे सेक्टर नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारत संविधान का गठन। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे संविधान का गठन, यानी कि संविधान आपका बना कैसे। ठीक है ना बच्चों, तो इसको हम सीधे उठाएंगे कहाँ से, द्वितीय विश्व युद्ध से। जितने भी आपके अधिनियम आए, वो चाहे एक्ट आए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, चाहे भारत सरकार के द्वारा, जितने भी अधिनियम आए, उन सबको पढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया, तो उन सबको देखते हुए फिर कैबिनेट मिशन को देखेंगे और कैसे 389 जो संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ, और इसमें टोटल कितने सदस्य चुने गए, 389 सदस्य चुने गए। पूरी सभी सदस्यों की पहली बैठक कब हुई, है ना, कब हुई थी, हाँ 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, दूसरी बैठक इनकी कब हुई, है ना, 11 दिसंबर 1946 को। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, पूरी संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे, कैसे इन लोगों ने संविधान का गठन किया, कैसा संविधान था, लिखित संविधान था या अलिखित संविधान था, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में फ़र्क क्या होता है ना बच्चों। जैसे हमारा संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। तो दोनों में हम अंतर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली और क्यों ली। जैसे नागरिकता हमने कहीं और से ली, मौलिक अधिकार हमने कहीं और से लिए, मूल कर्तव्य कहीं और से लिए, राष्ट्रपति का पद कहीं से लिया, आपातकाल कहीं से लिया। तो तमाम देशों के संविधान से मेन चीज़ों को लेकर हमने समाहित किया अपने भारतीय संविधान में, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर हमने तैयार कर दिया। कब, 26 नवंबर 1949 को, अर्थात मित्य मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को हमने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर तैयार कर दिया। इसी दिन इसके आंशिक तथ्यों को लागू कर दिया गया। कौन कौन सी चीज़ें 26 नवंबर को लागू की गई, हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, और पूरी तरह से संविधान कब लागू किया गया, पूरी तरह से संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे संविधान के गठन में। देखिए, हम लोग आज पढ़ नहीं है किसी चीज़ का आधार, है ना बच्चों। मकान बनाना है तो आप सबसे पहले कितनी जगह में मकान बनाएंगे ये आपका निर्धारित होना चाहिए, कितने में क्या होगा ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसी तरीके से हमारा यहाँ पर होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, हमें कितना दौड़ना है। ठीक है ना, हमें कितना दौड़ना है, कितना रन करना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक पे हमको ज़्यादा काम करना है, किस टॉपिक पे हमें कम काम करना है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद फ्लो चार्ट से हमको पढ़ना है ना। फ्लो चार्ट मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं। इतना बड़ा जीएस होता है, इतना बड़ा हिस्ट्री होता है ना, कैसे सारी चीज़ें आपको याद रखनी है वो आपको मैं समय समय पर धीरे धीरे आगे अवगत कराता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बात की यहाँ पर, संविधान का गठन। थोड़ा सा बच्चों इधर से लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, संविधान का गठन, है ना। संविधान बना कैसे, वो सारी चीज़ें जब हो गई तो संविधान बन के तैयार हो गया। जब संविधान बन के तैयार हो गया, उसके कोई भी किताब जो होती है उसका जैसे ही पहला पन्ना पलटेंगे आप, वैसे सबसे पहले उस किताब में क्या मिलता है आपको, प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसे क्या कहते हैं आप, उद्देशिका, है ना। तो अभी प्रस्तावना क्या होती है या उद्देशिका क्या होती है। कोई भी बुक जैसे नहीं आपने देखी होगी,
तो प्रस्तावना क्या होती है, आखिर वो पूरी जो बुक होती है उसका निचोड़ या सारांश, जैसे कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है ना, इसके ट्रेलर आते हैं, तो वो ट्रेलर क्या है, यानी प्रस्तावना को पढ़कर इतना समझा जा सकता है कि आखिर इस पूरी किताब का आधार क्या है, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रस्तावना होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। जब देखिए संविधान बन के तैयार हो गया, फिर हम लोग क्या पढ़ लेंगे बच्चों, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को लेकर भी कई केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, है ना। कुछ लोगों ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है और कुछ लोगों ने कहा भारतीय संविधान का अंग नहीं है। तो क्या ये वास्तव में भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है, ये चीज़ें क्लियर करेंगे। कमेंट करते जाइए आप फिलहाल, है ना। अभी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही देख रहे हैं। और अगर है या नहीं है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन अगर किया जा सकता है तो प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है, ये एक बड़े प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना में है क्या, प्रस्तावना को लिखा किसने, इसका डिज़ाइन किसने बनाया, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास एकत्र होते हैं, है ना। प्रस्तावना को लिखा किसने और प्रस्तावना का डिज़ाइन किसने बनाया, समझ रहे हैं बच्चों। तो ये सारी क्वेश्चन हमारे सामने क्लियर होते हैं। अब प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना होती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में विचार अभिव्यक्ति विचारधारा भरने के लिए इसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 अर्थात मित्य मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। ये है आपके भारतीय संविधान। देखिए आपको लर्निंग करनी है, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, उन शब्दों को जैसे हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, तो वो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बस थोड़ा थोड़ा सा परिचय आपका आज होना है, इंट्रोडक्शन, है ना। कोई भी आपसे मुलाकात, कोई भी मित्र मिलता है, किसी से दोस्ती होती तो एकदम से नहीं कि भाई फर्स्ट टाइम मिले और जाकर उसके गले चिपक गए, अरे अरे ये बहुत सालों बाद मिले। नो भाई, सबसे पहले क्या होता है, कोई आपका तीसरा व्यक्ति होता है, वो आपको इंट्रोडक्शन कराता है कि भाई ये फलाने हैं, ये फलाने हैं और ये आप जो है, फिर आप लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हो, थोड़ा हेलो करते हो, फिर धीरे धीरे कई मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती है, फिर एक आप अच्छे मित्र बन जाते हैं। ओके, तो उसी तरीके से भाई हमारा है। तो हम जो है आपका क्या है कि सिलेबस है, ये आप हैं, आपका सिलेबस है, सिलेबस का आपसे हम परिचय करवा रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपको हमारी ज़रूरत ना पड़े, आप स्वतः एक अच्छे मित्र बन जाओ, आपको पढ़ने की कला स्वतः आ जाए, ठीक है। टीचर केवल वही है कि जैसे आपका कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में होता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके और आपके ब्रेन में इंसर्ट कराने का काम जो होता है वो किसका होता है बच्चों, वो टीचर का होता है, ठीक है। संविधान का गठन हो गया, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे और बच्चों अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ, ठीक है। अनुसूचियाँ क्या होती हैं इनको समझेंगे। देखिए जिस समय संविधान का गठन हुआ था, बना था संविधान, उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी हमारी, उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। जबकि वर्तमान समय अनुसूचियों की संख्या कितनी है हमारी, 12 है। वर्तमान समय अनुसूचियों की संख्या कितनी है हमारी, 12 है, ठीक है। अब कौन कौन सी अनुसूची है, क्या है उसमें, क्या परिवर्तन किया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। तो ये हमारा हो जाता है सेक्शन 1, कैसे बना, प्रस्तावना क्या है, अनुसूचियाँ क्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 2 में जब पहुँचेंगे तो सेक्शन 2 में हम लोग पढ़ लेंगे सबसे पहले भाग 1, पार्ट 1। अब भाग 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो साथ में चलेगा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है ना। भाग यानी पार्ट और आर्टिकल जो बच्चों हैं वो एक साथ चलेंगे। क्या है इसमें, आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भाग 2, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिटीजनशिप, नागरिकता, है ना। नागरिकता ग्रहण करने के नियम, नागरिकता त्यागने के नियम, नागरिकता को लेकर देश में इतना बवाल चल रहा था वो क्या है इसमें, है ना। NPR क्या है, राइट ना, तमाम चीज़ें, बहुत सारा देश में इतनी आगजनी हुई, दिल्ली में इतना सारा, राइट ना, बहुत सारा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में नागरिकता है क्या, और नागरिकता को लेकर इतना बवाल क्यों, या संशोधन किया गया है तो किस में किया गया है, राइट ना। वो सारी चीज़ों को हम भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो संविधान था उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है और उसको वर्तमान से जोड़ना है, उसको वर्तमान से जोड़ के चलना है। ओके, चलिए भाग 3,
ठीक है। टॉपिक का नाम हो जाएगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद हो जाएगा ये आपका 12 से लेकर 35 तक, है ना बच्चों। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन बनते हैं। और आप जब प्रशासन में जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट में जाते हैं, चाहे वो पुलिस में जाते हैं, राइट ना, किसी भी विभाग में, तो सबसे मेन का आपका पहला कर्तव्य है कि देश के जितने भी व्यक्ति नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो मौलिक अधिकार होते क्या, मौलिक अधिकारों में क्या संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है, क्या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, एक बड़ा प्रश्न बनता है भाई। जैसे आपके पास एक मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, तो क्या आपकी स्वतंत्रता के अधिकार को सरकार रोक सकती है? ठीक है, मान लो रोज आप कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हो, रोज आप सुबह उठकर मंदिर जाते हो, है ना, तो क्या सरकार आपको रोक सकती है कि नहीं भाई आज आप मंदिर नहीं जाओगे? ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे याचिका वगैरह होती है, रिट, जैसे फलानी वैकेंसी है इसमें रिट लग गई याचिका, तो वो भी इसी में आ जाएगा मौलिक अधिकारों में। क्योंकि मौलिक अधिकारों को रखा ही क्यों गया भारतीय संविधान में, भाई एक बड़ा प्रश्न बनता है, या किसी भी चीज़ को क्यों रखा गया वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मौलिक अधिकारों को बच्चों भारतीय संविधान में इसलिए रखा गया है ताकि भारत सरकार अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करके नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना करे, हनन ना करे, नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करे। इसलिए भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्या रखा गया, या संविधान निर्माताओं ने क्या रखा, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। जिस समय संविधान का गठन हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, और वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार के बाद यहीं पर भाग 4, है ना, और ये हो जाएगा बच्चों क्या, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व इसमें आ जाएगा आपका। ओके, अब नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है, देखिए ये क्या है, ये व्यक्ति और नागरिकों के लिए है बच्चों, और ये किसके लिए होते हैं, ये राज्य के लिए होते हैं। राज्य मतलब देश के लिए। मौलिक अधिकार बड़े हैं कि नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं? मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो क्लियर हो गया बात। इसी तरीके से हम लोग जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे पढ़ेंगे जाके भाग 4 का, क्या पढ़ेंगे जाके, भाग 4 का। ठीक है, अब देखिए भाग 4 पहले का नहीं था, केवल ये था भाग 4, बाद में और जोड़ दिया गया क्या, भाग 4 का। और भाग 4 का में हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, मूल कर्तव्य। क्या पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य। देखिए इनको बाद में जोड़ा गया, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया, तो भाग 4 का किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद किस में हो जाएंगे, आपका 51A में हो जाएंगे, 51 का में हो जाएंगे जो मौलिक कर्तव्य हैं आपके। और आखिर इनको भारतीय संविधान में रखा ही क्यों गया बाद में जोड़ के, तो वो सारी क्वेश्चनों के जवाब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 सेगमेंट आपके बच्चों हो जाते हैं, एक तो संविधान का गठन हो जाता है और एक आपका जो है ये पहले सेक्टर में संविधान का गठन, प्रस्तावना, अनुसूचियाँ हो जाता है। और दूसरे भाग में जो है आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1, भाग 2 में नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक, अब इसके बाद देखिए जब सेक्शन 3 आते हैं तो ये आपका है कार्यपालिका। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा इसी को कहते हैं क्या बच्चों, संविधान। ये है आपका भारत का संविधान, है ना। हमारे अधिकार कैसे हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए, नागरिकता कैसी होनी चाहिए, है ना, संविधान कैसे बना, अनुसूचियों में क्या है। लेकिन ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, राज्य व्यवस्था, जो हमारे ऊपर शासन होता है किस तरीके से होता है, तो इसको हम समझेंगे कार्यपालिका। देखिए कार्यपालिका, अब उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 का क्वेश्चन था कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है ना, संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो संघ और राज्य क्या होता है, पहले तो हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। संघ का मतलब होता है बच्चों केंद्र सरकार, केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट, और
राज्य सरकार का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर पूछे संघ की बात करेंगे तो संघ का मतलब क्या है? यानी कि आपके केंद्र की सरकार की बात हो रही है। केंद्र की सरकार का हेड कौन है? आपका प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो क्या उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं या बिहार के प्रधानमंत्री हैं या दिल्ली के प्रधानमंत्री? नहीं, ये पूरे भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। यानी कि ये सेंट्रलाइजेशन है पूरे भारत का एक प्रधानमंत्री। तो संघ की सरकार मतलब केंद्र की सरकार, वहाँ पे जो भी मिनिस्टर होगा, चाहे वो रेल मंत्री होगा, चाहे खेल मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, वो सारे के सारे जो मंत्री होंगे जाके वो किसके होंगे? जाके वो पूरे भारत के होंगे। ठीक है, उसी तरीके से फिर हर स्टेट में बनाई गई क्या? एक राज्य सरकार। अब आगे देखेंगे इनकी जरूरत क्या है, क्यों ये सारी चीजें बनाई गई। तो राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार में क्या होता है? एक राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, तमाम चीजें होती हैं। तो ये राज्य की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में समझ में आए। अब क्वेश्चन मैंने क्या बताया था 2018 में जो पूछा था, उसने क्या पूछा था भाई कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? जाके बच्चों कमेंट करिएगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, तो हाँ, अब देखिए कार्यपालिका कहने के लिए केवल इतना छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। ये दो भाग कौन से होते हैं आपके? ये दो भाग जो होते हैं कार्यपालिका को जब हम दो भागों में बांटते हैं तो दो भाग होते हैं कौन कौन से आपके? एक तो आपकी संघ की सरकार या संघ की कार्यपालिका, इतने लिख दो, और दूसरी हो जाती है आपकी कौन सी? राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, जब संघ की कार्यपालिका को हम ओपन करते हैं तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति के बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? उपराष्ट्रपति। फिर हम लोग देखेंगे क्या? प्रधानमंत्री। ठीक, फिर क्या देखेंगे हम लोग? मंत्री परिषद, है ना। मंत्रिपरिषद के बाद हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल। वेरी इंपॉर्टेंट। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में फ़र्क क्या होता है? कमेंट करते जाइए, ओके, ताकि पता चले आपका लेवल क्या है, किस स्तर पे हमको उठाना है, क्लास को शुरू करना है ना। मंत्रिपरिषद, फिर मंत्रिमंडल हो गया आपका। फिर उसके बाद आपकी क्या आ जाएगी? लोकसभा। फिर आपकी यहीं पर और थोड़ा सा कर लेंगे किचन कैपिटल, इसे वो बाद में कर लेंगे ना, लोकसभा है ना बच्चों। और दूसरा हम लोग कर लेंगे क्या? राज्यसभा। ये मोटे मोटे तौर पर है आपकी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य संघ की कार्यपालिका। ठीक है, अब देखिए ये जो हम पढ़ेंगे जाके ये सब किस में आ जाएगा? ये आएगा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। और ऊपर का जितना भी हम लोगों ने भी पढ़ा वो किस में आ जाएगा? वो भारत का संविधान कहलाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन हो जाएगा? राज्यपाल, फिर आपका मुख्यमंत्री, है ना। फिर उसके बाद उसका जो मंत्रिपरिषद है, ठीक, फिर विधानसभा, और फिर हम देखेंगे विधान परिषद। ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ये आपकी राज्य की सरकार। अब क्वेश्चन अगर पूछता है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा बच्चों? राज्यपाल। और संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिमाग में जनरेट हो रहा है कि बच्चों की कार्यपालिका क्या होती है और विधायिका क्या होती है? कार्यपालिका और विधायिका में क्या फर्क होता है? चलिए, है ना, बताते जाइएगा। कार्यपालिका और विधायिका में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा कोशिश करिए। तो अभी हम लोग जो है पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग केवल आपके सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। संविधान जो ऊपर का हिस्सा है और राज्य व्यवस्था, तो संविधान तो इंटरेस्टिंग है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या होती है? राज्य व्यवस्था।
अब इसमें कोई भी टॉपिक वो ओपन करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ओपन करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, क्या प्रधानमंत्री निर्वाचित किया जाता है या उसकी नियुक्ति होती है तो कौन कर सकता है, कैसे कैसे, है ना। तो उस पर तमाम मुद्दे आपके हो जाते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है ना। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा राज्यसभा में फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना। तो लोकसभा का सदस्य कौन होता है और राज्यसभा का सदस्य कौन होता है, दोनों की पावर्स में अंतर क्या होता है ना। लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइएगा कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ना। कमेंट करिएगा बच्चों। तो ये हम सारी चीज़ें समझेंगे। जैसे कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं, सपोज राष्ट्रपति उठाते हैं आप, तो राष्ट्रपति को क्या करेंगे हम लोग, पूरा अच्छे से समझेंगे कि राष्ट्रपति की आखिर क्या आवश्यकता है। राष्ट्रपति बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री बड़ा होता है। बहुत सारे लोग, ये बहुत सारी छोटी छोटी किताबें जो हमको लिख के देती हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो एक रबर स्टैम्प है ना, रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। तो ये चीज़ हम लोग समझेंगे, ये रबर स्टैम्प होता क्या है एक्चुअल में, कैसे रबर स्टैम्प की तरह भारत का राष्ट्रपति काम करता है, क्या वास्तव में ये रबर स्टैम्प होता है कि केवल ऐसे ही बना दिया गया उसको रबर स्टैम्प, है ना बच्चों। फिर राष्ट्रपति की, अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है मान लो, तो उसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, है ना भाई। जैसे योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं, लाभ के पद पर नहीं, उसके कम से कम 35 साल, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या एक आम व्यक्ति, मान लो हम अपनी बात करें, तो क्या हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं भाई। जैसे उसने कहा कि उम्र कम से कम 35, मैं हो चुका हूँ, 15,000 रुपये सिक्योरिटी राशि के तौर पर जमा होती, जमा राशि के तौर पर, ठीक है, जमा कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार ही तो जाएंगे, लेकिन कम से कम ये तो होगा कहने के लिए, यार देखो भाई, मैं दिलीप सर ने भाई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, है ना। हम भी अपनी गाड़ी के आगे, कार के आगे जो लिख देंगे राष्ट्रपति, और छोटा छोटा सा हारा हुआ भाई। घर के आगे बढ़िया सा प्लेट लगा होगा राष्ट्रपति, छोटा छोटा सा हारा हुआ। तो क्या हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, एक बड़ा प्रश्न होता है। आखिर राष्ट्रपति के चुनाव कौन लड़ता है, कैसे लड़ता है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे इसमें वोटिंग होती है, उसका कार्यकाल कितने समय का होता है, अगर उसको हटाना है तो क्या होता है, उसके ऊपर क्या लगाते हैं बच्चों, महाभियोग लगाते हैं, है ना। कैसे उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, बहुत सारे। फिर राष्ट्रपति की आखिर शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों में शक्तियों का डिवाइडेशन कैसे होता है, वो तमाम चीज़ें जो है हम लोग पढ़ेंगे जाके किसमें, राष्ट्रपति में। उसी तरीके से लोकसभा राज्यसभा मैंने बता ही दिया कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं, समझना पड़ेगा। अब जब हम स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं तो वही कहानी हो जाती है, इसमें किसके, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो चलिए, एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा भूल जाते हैं ना कि सिलेबस पर चर्चा कर रही है, है ना, थोड़ा अंदर गहराइयों में उतरना शुरू हो जाता है। चलिए अब देखिए, चौथा सेगमेंट जब हम पढ़ेंगे तो ये कार्यपालिका हो गया। चौथा बहुत ही प्यारा सेगमेंट होगा जाके आपका क्या बच्चों, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या फ़र्क होता है ये भी समझेंगे, विधायिका क्या होती है ये भी समझेंगे। न्यायपालिका को हम लोगों ने क्या किया है, 3 भागों में बांटा है। एक तो आपकी हो जाती है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, एक आपकी एचसी यानी कि हाई कोर्ट, और तीसरी रहती है एलसी यानी कि लोअर कोर्ट, ठीक है ना। एससी, एचसी, एलसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, 3 भागों में हम लोग बांटते हैं किसको, न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, उसके कार्य क्या है, कैसे वो सरकार को रोकती है, कैसे वो दखलंदाजी करती है ना। कार्यपालिका यानी कि सरकार, जो भारत सरकार है वो, उसमें और सुप्रीम कोर्ट में क्या मतलब, दोनों में कैसे तालमेल बैठता है। फिर हाई कोर्ट के क्या काम होते हैं और लोअर कोर्ट, है ना, इनका न्यायाधीश बनना है तो कैसे बनेंगे, तमाम चीज़ें आपकी जो होती हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे जाके। तो ये आपका चौथा सेगमेंट होगा जाके। और पांचवा और लास्ट सेगमेंट जो होता है वो बच्चों, वो होता है विभिन्न, ऐसा लिख लो, विभिन्न आयोग। विभिन्न आयोग, विभिन्न आयोग में क्या होता है जाके, ठीक है। विभिन्न आयोग में जैसे नीति आयोग क्या है ना, वित्त आयोग क्या है, राजभाषा आयोग क्या है, महिला आयोग क्या है, अल्पसंख्यक आयोग क्या है ना, ओबीसी आयोग क्या है। तो तमाम छोटे छोटे से जो टॉपिक होते हैं वो आपके हम किस में पढ़ेंगे ना कि विभिन्न आयोग। तो केवल और केवल इस प्रकार से जो है आपके 5 सेगमेंट
हम ऐसा पढ़ेंगे, हालांकि 5 सेगमेंट दिखने में केवल एक कार्यपालिका है, लेकिन कार्यपालिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें जब हैं ओपन होती हैं तो बड़ी होती चली जाती हैं। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर हम बच्चों देखें तो केवल और केवल कितने आपके 5 सेगमेंट में हमने पूरे भारतीय संविधान को बांट दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो होता है उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके प्री एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर वनडे की बात करें हम, एक दिवसीय जो पेपर होते हैं लेखपाल, एसएससी और वीडियो तमाम जो होते हैं उनमें भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, हो सकता है 7-8 क्वेश्चन तक जो है भारतीय संविधान के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा संविधान का सिलेबस था। इसमें से अगर कुछ आपको नोट करना चाहो तो फटाफट 1 मिनट के लिए नोट कर लो, है ना, फिर हम लोग आगे जो है कुछ और टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी। चलिए फिर जब हम संविधान पढ़ाएंगे तो एक बार फिर से इस पर चर्चा कर देंगे मोटे मोटे, और आपको मैं लिखवा दूंगा। चलिए, तो ये हमने देखा भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे थोड़ा सा बच्चों, हम लोग बात करेंगे जो जीएस का सबसे बड़ा सिलेबस होता है, भारत का इतिहास। इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। ठीक है, अब देखिए अगर हम भारत का हटा दें तो इतिहास जो है उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, उसको हम लोग बांटते हैं कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग होते हैं, एक तो आपका हो जाता है भारत का इतिहास और एक हो जाता है आपका बच्चों विश्व का इतिहास, है ना। एक इंडियन हिस्ट्री और दूसरी होती है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। अब जितने भी आप एक दिवसीय एग्ज़ाम देते हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है आपका केवल आता है, क्या आता है, इंडियन हिस्ट्री, है ना, भारत का इतिहास। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज में कदम रखते हैं तो वहाँ पर जो होता है भारत के इतिहास के साथ साथ क्या आता है बच्चों, विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास भी क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं। अगर आप जो है हिस्ट्री को ऑप्शनल के तौर पर लेते हैं तो फिर देखिए कैसे आपके पेपर क्रिएट होते हैं। जैसे भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास के 3 टॉपिक होते हैं, ठीक है ना। 3 हिस्सों में भारत का इतिहास जो है बांटा गया है। कौन कौन से एक होते हैं आपका, एक तो होता है बच्चों प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा हो जाता है आपको मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा हो जाता है आपका आधुनिक, ठीक है, और चौथा आपका विश्व इतिहास तो है। जब आप पीसीएस मेंस या आईएएस मेंस में ऑप्शनल के तौर पर अगर आप इतिहास को रखते हैं तो देखिए ऑप्शनल जो है वो उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो है वो 400 नंबर का है बच्चों, 200 नंबर के 2 पेपर हैं, और जो यूपीएससी है उसमें आपके 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं और 500 नंबर का आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। यानी कि यूपीएससी की अगर हम बात करें तो 250 नंबर के अगर हम 250 × 4 यानी कि ये आपके जीएस के पेपर हैं 1000 नंबर के, ठीक है ना। 250 नंबर का यानी 250 नंबर का एक पेपर होता है आपका, ओके, और कितने पेपर जीएस के होते हैं, 4 पेपर, तो आपका कितना 1000 नंबर का। अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल के 250 × 2 500 नंबर का क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। और एक आपका निबंध लिखने के लिए आता है तो 250 नंबर का एक निबंध होता है, तो ये आपका 250, यानी यूपीएससी का जो मेंस होता है बच्चों वो 1750 नंबर का बनकर तैयार होता है, ठीक। कोई समस्या तो नहीं हो रही। जो यूपीएससी का जो मेंस होता है वो कितना 1750 नंबर का बन के तैयार होता है, और इसमें नियर अबाउट अगर आप 900 मार्क्स 850 से लेकर 900 नंबर लेके आते हैं
तो आप यूपीएससी यानी आईएएस का मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको निश्चित तौर पर 101% आपको जो है इंटरव्यू कॉल आनी है। आप पिछले जो हैं जितने भी हुए हैं एग्ज़ाम पीछे हो चुके हैं उनका चाहे तो आप देख सकते हो, आप डाल दीजिए है ना, यूपीएससी 2018 कट ऑफ, यूपीएससी 2018 मेंस कट ऑफ, इस तरीके से तो आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें तो ये जो 200 का मामला है, ये कितना 250 का जो मामला है वो कितना हो जाता है आपका 200 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, चलिए तो उसमें फिर हम आगे का भी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो अब हम ये चीज़ ज़रूर बता रहे थे कि जब यूपीएससी या पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में आप ऑप्शनल के तौर पर लेते हैं हिस्ट्री को, तो 2 पेपर जो बनते हैं उसमें ये फर्स्ट पेपर आपका ये होता है, ठीक, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है आपका एक हिस्से में शामिल है और दूसरे हिस्से में आधुनिक और विश्व, ये आपका सेकंड पेपर आपका होता है। ये ऑप्शन जब आप ऑप्शनल के तौर पर लेते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए, जो अगर ऑप्शनल आप हिस्ट्री लेते हो बच्चों तो उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदा एक तो ये होता है कि जीएस में जो एक बहुत बड़ा रोल है हिस्ट्री का वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है आपका, ठीक है ना, जीएस में एक बड़ा रोल है हिस्ट्री का। दूसरा ये होता है कि ये विषय दिखने में ज़रूर बहुत बड़ा होता है लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय होता है, बहुत ही मज़ेदार विषय होता है। इसलिए ऑप्शनल के, देखिए ऑप्शनल हमेशा वो विषय लेना चाहिए जिसमें आपको बहुत अधिक रुचि हो। मैं सिविल सर्विसेज की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको बहुत अधिक रुचि हो। अब कोई कह रहा है कि बेटा एक काम करो केमिस्ट्री ले लो, अब आपको केमिस्ट्री की ABCD नहीं पता है या पढ़ते हैं उसको तो आपको समझ में नहीं आता, बेटा एक काम करो फिलॉसफी ले लो, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन ले लो, और राजनीति में और बाकी सब चीज़ों में आपको बात का संविधान अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है और किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया, या आपके फूफा जी जो है वो उन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया था आज के 25 साल पहले और उन्होंने कह दिया कि बेटा मैंने लोक प्रशासन लिया था, एक काम करो आप भी ले डालो, बहुत प्यारा सब्जेक्ट। 25 साल पहले की सिचुएशन क्या थी वो तो छोड़ दीजिए, 2 साल पहले क्या सिचुएशन थी वो भी आपका काम नहीं आने वाला है। यूपीएससी रिपीट नहीं मारता है, ठीक है ना, हमेशा उसमें बदलाव हुए करते हैं, कुछ नई चीज़ें होती है, राइट ना। तो इसलिए किसी के कहने पर ना है। अब कोई भी विषय होता है जिसमें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और उसके 2 पेज आपको दे दिए जाएं कि भैया इसको ज़रा जो है आप तैयार कर लिए, तो अब पता मज़ा ही नहीं आ रहा तो 2 पेज तैयार करने में हो सकता है आपको 3 घंटे लग गए। वहीं पे क्या होता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें आपको खुद में खुद पढ़ने में रुचि आती है ना। जैसे मूवी देख रहे हैं, एक कहानी पढ़ रहे हैं तो अपने आप नहीं यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। जब तक ये रुचि अंदर से पैदा नहीं होगी, जब तक ये इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा उस विषय पर, तब तक वो विषय को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल। देखिए इसलिए नहीं पढ़ना कि भगवान किसी तरीके से एक बार, है ना, नो। एक मूवी देखी थी मैंने, शायद आपने भी देखी होगी, 3 इडियट। क्या कहता है बच्चों, काबिल बनो, है ना। ऐसा नहीं होता है वो पीछे पड़े रहते हैं, नहीं नहीं किसी तरीके से नौकरी नहीं, काबिल बनो, है ना, वो अपने आप पीछे पीछे आपका जो है सफलता आएगी। तो आपको क्या करना है, काबिल बनना है। और काबिल बनने के लिए क्या करना है, उसमें जितनी भी गहन रुचि होगी, तो वही चीज़ें, कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें आपको पढ़ के निकल लेना है और कुछ विषय होंगे जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो ये ज़रूर आप देखिएगा, अगर हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट आता है, एक बड़ा विषय होता है निश्चित तौर पर, लेकिन पढ़ने में आनंद आता है, तो ऑप्शनल के तौर पर एक मेरी अपनी खुद की राय है, आप इतिहास ले सकते हो। खैर नहीं, तो ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर। चलिए हम थोड़ा सा आज हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे, डिसाइड करेंगे किस दिन क्या जो है शुरू करना है, कैसे क्या है इसको पढ़ाना है ना बच्चों। चलिए ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या इसमें, हाँ अभी तो शुरू करना है, तो हमें पढ़ना क्या, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। अभी फिलहाल हम लोग आज इसका टॉपिक लेंगे। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री को जैसे कि भी पीछे आपने देखा 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक, 3 हिस्सों में हिस्ट्री को बांटते हैं। तो हिस्ट्री भी अपने आप में बहुत बड़ी क्या, अगर कहो तो सबसे बड़ा विषय जो होता है वो इतिहास होता है।
तो हिस्ट्री को 3 हिस्सों में जब बांटते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है ये बहुत समझना है। देखिए जो हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में, वो पहला टॉपिक आपका क्या होगा जाके, वो होगा जाके आपका कौन सा टॉपिक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या पढ़ेंगे, इस काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन इसमें ये जरूर हम पढ़ेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे इनका धीरे धीरे विकास हुआ, है ना, कैसे रामापिथेकस मानव क्या था, निएंडरथाल मानव क्या था, कैसे उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, कैसे उन्होंने जो है आग का आविष्कार किया। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम लोग देखेंगे किसमें बच्चों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, ये एक दिवसीय एग्जाम में नहीं होता है, ये टॉपिक आपका वनडे एग्जाम के बाहर होता है, नहीं होता है। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा टॉपिक क्या होता है बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि इंडस वैली। ओके, अब देखिए इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको कालीबंगा सभ्यता क्यों नहीं कहते हैं, तो भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, ये इसका टाइम पीरियड लगभग अगर हम देखें तो आज से 4500 साल पुरानी सभ्यता होगी। 4500 साल पहले हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, मतलब रहने के तरीके कैसे थे, खाने के तरीके कैसे थे, कहाँ से हम व्यापार करते थे, हम मुद्रा कैसी यूज़ करते थे, है ना, किसकी पूजा करते थे, तमाम प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होते हैं। और यहीं से क्वेश्चन देखिए, इतिहास में मैंने आपको मैं बता दूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मान लो इंडस वैली पढ़ना है, तो कोई भी टॉपिक के 4 पहलू, वो 4 पहलू कौन से होते हैं, सबसे पहले उसमें क्या करना है आपको, सामाजिक व्यवस्था। दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, राजनीतिक व्यवस्था। तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपका आर्थिक व्यवस्था, और चौथा टॉपिक आपका हो जाएगा धार्मिक व्यवस्था। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैसे, अब देखिए है क्या भाई, हम तैयारी कर रहे हैं या जो भी काम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, समाज के लिए। समाज क्या कहेगा, है ना, वो मेरे मम्मी, वो पापा, वो भैया, वो फलाने, वो दोस्त, है ना, वो मेरा घर, ये सब चीज़ें क्या है, ये है समाज। तो समाज में हम देखेंगे तो कोई सी भी टॉपिक, चाहे इंडस वैली की बात करें, वो चाहे गुप्त काल की बात करें, चाहे मौर्य काल की बात करें, है ना, तो सबके समाज की हम कोई भी टॉपिक की बात करेंगे तो समाज में क्या है, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, दहेज प्रथा था कि नहीं था, बाल विवाह प्रथा की कंडीशन कैसी थी, सती प्रथा की क्या कंडीशन कैसी थी, ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ेंगे, समाज में पुरुष प्रधान सत्ता थी या महिला प्रधान सत्ता थी, वो सारी चीज़ें। जब हम इन सब चीज़ों से, घर परिवार से बाहर, तो सबसे मेन चीज़ है अर्थ। देखिए इसका नाम ही होता है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, आधार, यानी कि पैसा। तो दूसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं, हमारे लाइफ किस पे आधारित होती है, आर्थिक व्यवस्था, है ना। पूरी ज़िंदगी इसी के चक्कर में हम लोग जो है याददाश्त संभालते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है और उसके मिलने वाले कोई आते हैं, या पापा मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, कभी ये नहीं कहते मेरा बेटा बड़ा होकर क्लर्क बनेगा। कोई कहता है, नहीं कहता। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो समझ में आता है यार ज़िंदगी बड़ी टफ है। वो बचपन में जो IAS बनने वाले सपने थे वो थोड़ा सा बड़े मेहनत के हैं, असंभव नहीं है, मेहनत के, है ना, रणनीति के साथ। देखिए पढ़ते तो सब हैं, ऐसा थोड़ी है, इतना सारा युवा फॉर्म डालता है तो पढ़ते तो सब हैं। जो भी UPSC का फॉर्म डालता है वो पढ़ के ही जाएगा, ऐसा तो नहीं, ठीक है ना, डाल देगा। लेकिन उसमें से सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पढ़ने का तरीका होता है, जो क्राइटेरिया होता है, वो कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था इसी तरीके से हम लोग क्या क्या देखेंगे, चाहे वो सिंधु का हो बच्चों, चाहे वैदिक का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे गुप्ताज का हो। मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, सिक्के काहे के बने थे, उनका आकार कैसा था, व्यापार होता था कि नहीं होता था तो किस चीज़ का व्यापार होता था, सिक्के चलते तो किस चीज़ के चलते थे, तमाम चीज़ें। फिर इतना सब पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्या, प्रशासन। हम क्या देखेंगे, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था। ओके भाई, जब क्या होता है, हम अपने परिवार से और अपना बढ़िया पैसे से ठीक हो जाता है, तो फिर हम हमारा ध्यान किसकी तरफ जाता है, योगी जी की तरफ, मोदी जी की तरफ, है ना।
कुछ लोग क्या होते हैं, मोदी के सपोर्टर होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, मोदी के विरोधी होते हैं। तो आप चाहे सपोर्ट करो या विरोध करो, आप इंटरेस्ट किस में ले रहे हो, आप राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना। मोदी जी ठीक नहीं है और सही काम नहीं कर रहे, देखो, है ना, तमाम चीज़ें, या योगी जी ऐसा कर रहे हैं या तमाम चीज़ें, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं, या है ना, अखिलेश यादव जी ने ऐसा कर दिया, या मायावती जी ने ऐसा कर दिया, राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो सब किस में इंटरेस्ट है, आपको राजनीति में। अब इन सब चीज़ों से जब बाहर निकलते हैं तो फिर आपका किस में आता है, आपका धार्मिक व्यवस्था में। अब देखिए धर्म क्या है, पूजा। आप किसकी पूजा करते हो, पता। सबके जो भारत में है वो अनेक धर्मों में बटा हुआ देश है। तो कोई अपना इस्लाम धर्म को मान रहा है, कोई हिंदू धर्म को मान रहा है, कोई सिख को मान रहा है, कोई ना जैनिज़्म को मान रहा है, कोई बुद्धिज़्म को मान रहा है, और फिर उनमें जो भी है तो अदर। तो ये सारी चीज़ें हमको मेन ये 4 आधार लेके चलना है। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो एसेंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं 4 चीज़ों पर आधारित है। अब देखिए मैंने बताया था कि जब आप सिविल सर्विसेज का मेंस लिखते हैं बच्चों का भी, तो मेंस में क्या होता है, मान लो आपने सिंधु का क्या पढ़ लिया, सामाजिक के चारों पढ़ लिया, फिर इसी तरीके से अगला टॉपिक मान लो वैदिक पढ़ लिया, फिर गुप्ताज पढ़ लिया, फिर अगले टॉपिक पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक, लगातार। अब वो मेंस में क्वेश्चन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो बढ़िया तैयार हो गया आपका, ठीक, डिस्क्रिप्टिव भी तैयार हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था पर 200 शब्दों में विश्लेषण कीजिए। आपने पढ़ा हुआ, कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अभी ऐसे थोड़े से कम आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपसे कहेगा कि भाई जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर और 200 ईस्वी के बीच, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच तक की राजनीतिक व्यवस्था पर विश्लेषण कीजिए। बात ठीक है ना। तो अब देखिए 2500 ईसा पूर्व कहाँ से आते हैं, सिंधु से लेकर, और 200 ईस्वी के आसपास आ गए कहाँ तक, गुप्त काल। तो सिंधु से लेकर बच्चों और गुप्त काल तक किसी भी मुद्दे पर, मान लो व्यापार पे पूछ दे या आर्थिक पे पूछ दे, किसी व्यवस्था पे, तो आर्थिक व्यवस्था मान लो ले लिए कि सिंधु सभ्यता, यानी कि उसने कोई भी टॉपिक का नाम नहीं दिया, उसने कह दिया कि भाई आप जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के लगभग तक के भारत की आर्थिक व्यवस्था पर विश्लेषण कीजिए, चर्चा कीजिए। तो अब इन पर आप चर्चा कैसे करोगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सिंधु है, फिर वैदिक है, फिर बौद्ध, जैन, गुमौर्य, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये सब पढ़ते हुए आप इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। तो अब देखिए आपने इनका भी क्या पढ़ लिया, आर्थिक, इनकी भी आर्थिक व्यवस्था, इनकी भी, सबके चारों टॉपिक पढ़े हुए हैं आपने, इनकी भी पढ़ी, इनकी भी। अब क्या करना है आपको, सिर्फ चारों उठाकर क्या कर देना है बच्चों, जोड़ देना है। क्योंकि देखिए मेंस तभी लिखेंगे जब ज्ञान होगा, बिना नॉलेज के आप नहीं लिख सकते हो। बिना नॉलेज के तो बहुत सारे लोग देखे हैं एमए करके आते हैं और फलाना फलाना पीएचडी किया हुआ है। अब उनसे कहते हो 2 पेज का बेटा लेटर लिख दो जरा, है ना, या कहीं खड़े होकर जरा 10 मिनट आप एक थोड़ा सा किसी मुद्दे पर बोल दो जहाँ 20-25 लोग बैठे हैं, है ना, उनके पैर कांपना चालू हो जाते हैं। नहीं, संभव नहीं। तो लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए, और लिखेंगे तभी जब आपको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होगा, तभी तो लिखेंगे। जब उस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप लिखोगे कैसे। तो सबसे पहला काम है हमको ज्ञान अर्जित करना, और ज्ञान अर्जित करने के बाद फिर हमको क्या करना है, अपनी कलम उठानी है और उस ज्ञान में उसमें नई नई शब्दावली को डालते हुए, है ना, नई नई, देखिए न्यूज़पेपर वाली भाषा नहीं लिखनी बच्चों, नई नई शब्दावली डालते हुए हमको क्या करना है, उसको आगे बढ़ाना है, अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप करना है, क्योंकि मेंस में सारा खेल उसी का है, ठीक है। तो लिखने की कुशलता को अच्छा करें, अपने शब्दों का चयन अच्छा करें, रोज़ 1-2 अच्छे शब्द उठाएं और उनको जो है कॉपी में लिखें और उनको अपने साधारण बोलचाल में 2-4 बार यूज़ कर लें। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आप उसके हैप्चुअल हो जाते हो, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया बात। तो इसलिए अब कोई भी उठाएगा, वो आर्थिक व्यवस्था उठा ले, सामाजिक व्यवस्था उठा ले, राजनीतिक व्यवस्था उठा ले, या उनके बीच से कोई क्वेश्चन निकाल दे, अगर आपने चारों पहलू सबके पढ़ रखे तो बहुत ही आसानी से आपका कवर हो जाएगा। तो पहला टॉपिक हमने क्या बताया आपको, सिंधु पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता। आज के 25 साल पहले, सॉरी 25 नहीं, इसका टाइम क्या था, 2500 ईसा पूर्व। तो लगभग ईसा पूर्व वैसे बड़ा कैसे चलता है, घटते हुए क्रम में चलता है, राइट ना। 2500 के बाद क्या आएगा, 2400, 2300, 2200, जिसे कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो इसका टाइम क्या था, 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। अब देखिए इस समय क्या चल रहा है, इस समय चल रहा है आपका 2020 ईस्वी। तो 2500 क्या होगा, घटते 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 कहाँ आया होगा, 0, और 0 के बाद 1 2 3 4 5 कहाँ पे पहुँचे आप, 2020।
2020 क्या ईस्वी। तो 2500 ईसा पूर्व ये घटा 2500 साल, 2020 बढ़ा, लगभग कितना हो गया 4520 साल पहले। देखिए हम मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे जाके बच्चों, तो मॉडर्न इंडिया कितना साल पहले होगा। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर गद्दी पर कब बैठे थे, अकबर बैठे थे 1556 में, उस समय हम चल रहे हैं 2020, यानी पूरे 500 साल भी नहीं हुए अकबर की गद्दी पर बैठने के। गांधी जी और ये सब 100-200 साल के अंदर गए। भाई गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी की जो है कब थी, 1950-47 में भारत की आज़ादी हुई, यानी कि 100 साल के अंदर की कहानी होगी जाके। अकबर और इनकी सबकी बात करें तो ये 500 साल। तो ये लेकिन जो एशियन हिस्ट्री में टॉपिक हम देखेंगे जाके, ये 100 या 500 साल नहीं होगा, लगभग 5000 साल पहले। 5000 साल पहले हमारे इंडिया की क्या कंडीशन थी, हमारे रहने के तरीके, हमारे खाने के तरीके, हमारे व्यापार के तरीके, हमारे कृषि के तरीके, उन सभी चीज़ों पर चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। मेरा लेक्चर उठाइए, प्लस 1-2 किताबें मैं आगे आपको सजेस्ट करूंगा वो उठाइए, और प्लस प्रैक्टिस सेट उठाइए और फटाफट तैयार कर डालिए, ठीक है ना। चुटकियों में ऐसे तैयार हो जाएगा आपका। चलिए तो क्लियर है, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक हम इसी तरीके से पढ़ लेंगे बच्चों, क्या, वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है ना। वैदिक काल में क्या होगा जाके आपका, इसको भी 2 हिस्सों में बांटेंगे, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, वेदांत, महाकाव्यों के स्टडी करेंगे ना। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। उपनिषद किससे कहते हैं, वेदों की संख्या क्या है, रामायण का प्राचीनतम नाम क्या था, महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या था। तमाम क्वेश्चन आपके बनते जाके किसके बच्चों, वैदिक काल। और इसके भी किसी भी टॉपिक के मैंने बताया 4 पहलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब पहले तो इनके धार्मिक ग्रंथ कर लेंगे, फिर चौथा टॉपिक हमारा हो जाएगा जाके धर्म। और धर्म में क्या पढ़ेंगे जाके हम लोग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, ठीक। अब इनमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो है वो कौन सा है आपका, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म हुआ, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों हम लोग समझेंगे आखिर बौद्ध धर्म की स्थापना क्यों की गई, बौद्ध धर्म की स्थापना आखिर क्यों की गई, आखिर क्या आवश्यकता थी बौद्ध धर्म की। वैदिक काल के जस्ट बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कह सकते हो, जहाँ एक और 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था, वैदिक काल का अंत हो रहा था, वहीं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी अपने अपने धर्मों का प्रचार कर रहे थे। आखिर इसकी आवश्यकता ही क्यों थी, तो हम इसको समझेंगे आखिर क्यों बुद्धिज्म या जैनिज्म की आवश्यकता पड़ी, क्यों एक क्षत्रिय राज, दोनों के कौन, चाहे महावीर स्वामी हो चाहे गौतम बुद्ध, दोनों कौन थे, क्षत्रिय, क्यों क्षत्रिय राजकुमारियों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म की स्थापना की। शैव में किसकी पूजा करते हैं अपन लोग, शिव की पूजा करते हैं, है ना। शैव धर्म में किसकी पूजा करते हैं अपन लोग, शिव की पूजा करते हैं। फिर शिव के कई रूपों की पूजा इसमें देखेंगे। कापालिक संप्रदाय कौन थे, है ना, कापालिक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, कालामुख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, और शाक्त धर्म में आदिशक्ति दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए 5वां टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे 16 महाजनपद। बस थोड़ा सा सिलेबस है ना, ये समझ लीजिए एक ट्रेलर, जैसे मूवी रिलीज होती है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने टॉपिक होंगे, कैसे। हम रास्ता चलने के पहले अपने रास्ते को जरूर एक बार आकलन कर ले कि कितना हमें दौड़ना है ना। युद्ध लड़ने के पहले सामने वाले दुश्मन की कम से कम ताकत का आकलन जरूर होना चाहिए कि कितना क्या है उसके पास ताकत। उसी तरीके से सिलेबस को जीतने के लिए, सिलेबस को कंट्रोल करने के लिए राइट ना, एक आकलन बहुत टफ नहीं है, बहुत मज़ेदार है। मज़ा तभी आएगा या तैयारी तभी होगी जब उसमें अपने आप आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का जन्म कैसे हुआ, 16 महाजनपद देखेंगे। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेद, शुक्ति, गुरु, पांचाल, ये सब 16 महाजनपद थे। महाजनपदों का जन्म कैसे हुआ समझेंगे। वैदिक काल में जन थे, जन आपस में मिल गए, क्या बन गए बच्चों, महाजनपद। कैसे इन महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद होगा जाके मगध। तो यहाँ पर हम जो 6वां टॉपिक पढ़ेंगे जाके, वो पढ़ते हैं जाके कौन सा, मगध साम्राज्य, ठीक। कैसे 16 महाजनपद जो थे वो धीरे धीरे करके क्या हो गए, मगध में समाहित हो चले गए। क्यों, आखिर मगध ही ताकतवर क्यों था, है ना। चाहे वो अंग हो, चाहे वो है ना काशी हो, चाहे वो कौशल हो, चाहे वो चंपा, तमाम महाजनपद थे, तो उनमें मगध ही क्यों डेवलप हुआ ज़्यादा। और मगध में जो है सबसे पहला वंश पढ़ेंगे जाके बच्चों कौन सा, हर्यक वंश। दूसरा वंश कौन सा हो जाएगा आपका, शिशुनाग वंश। और तीसरा वंश कौन सा हो जाएगा, नंद वंश। इंटरेस्टिंग छोटे छोटे वंश मगध के अंतर्गत। फिर नंद वंश का अंतिम शासक था कौन सा, धनानंद। धनानंद की हत्या किसने की थी, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। आपने साथ पिक्चर वो नाटक वगैरह धारावाहिक देखे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, है ना। तो धनानंद ने क्या किया, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें अपना मुख्य अतिथि किसको बनाया, चाणक्य को बनाया। और किंतु चाणक्य को जो है उस यज्ञ में उचित सम्मान नहीं दिया।
चाणक्य को गुस्सा आ गया, क्रोधावेश में आकर चाणक्य ने कसम खा ली कि मैं इस घनानंद के साथ साथ पूरे नंद वंश को समाप्त कर दूंगा। अब एक ऐसा व्यक्ति जो कि तक्षशिला का आचार्य था, एक टीचर था और इतने बड़े मगध साम्राज्य का से नंद वंश को समाप्त करने की कसम खा ली, तो चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने जो है एक बालक खरीदा, राजक्रीडम खेल खेलता हुआ चरवाहा बालक था, और उसको लेकर गए अपने साथ तक्षशिला, और वहाँ पर जाकर उन्होंने उस बालक को सभी प्रकार की ट्रेनिंग, अस्त्र शस्त्र शास्त्रों से दीक्षित किया गया, और वही बालक बड़ा होकर कौन बना बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। राइट ना, वही बालक कौन बना, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। और इसी बालक ने 25 वर्ष की आयु में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव डाल दी। 7 टॉपिक हो जाएगा आपका मौर्य साम्राज्य। ठीक है ना बच्चों, डायनेस्टी ऑफ मौर्य, मौर्य साम्राज्य आपका जो है कौन सा टॉपिक हो जाएगा, 7वां टॉपिक हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। ठीक, क्लियर हो रहा है। अब देखिए मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कैसा शासक होगा, जिसने भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोया, एक अखंड भारत, जो भारतीय संविधान में पढ़ते हैं ना अखंड भारत, तो अखंड भारत की परिकल्पना को सृजित करने वाला पहला जो शासक था वो कौन था बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, राइट ना, और ठीक है ना, कि इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, और उसका बेटा कौन था, सम्राट अशोक। ये 3 मेन शासक पढ़ेंगे भी, छोटे छोटे शासक का योजना। अगर क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत में सबसे बड़ी भूमि पर शासन करने वाला शासक कौन था, तो कौन था बच्चों, सम्राट अशोक। भारत पर सबसे बड़ी भूमि पर शासन करने वाला शासक कौन था, तो था कौन, सम्राट अशोक। क्लियर है, भारत में सबसे बड़ी भूमि पर शासन करने वाला शासक कौन था बच्चों, तो वो था सम्राट अशोक। जितने बड़ी विशाल साम्राज्य पर सम्राट अशोक ने शासन किया, उसके पश्चात न तो किसी गुप्त वंश के शासक ने शासन कर पाए, और ना ही तो दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान, न मुगल काल का कोई बादशाह, और न कोई भी अंग्रेज गवर्नर इतने विशाल भू शासन पर। लेकिन नेपाल की तराई से, अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख मिले, यानी कि नेपाल का हिस्सा, अफगानिस्तान का हिस्सा, ये सारे हिस्से जो थे वो किसके, अशोक के अधिकार क्षेत्र में थे। ठीक, तो ये हम देखेंगे बच्चों क्या, मौर्य साम्राज्य। ठीक, 8वां टॉपिक आपका मौर्य के बाद अब क्या हो जाएगा, मौर्योत्तर। ठीक, अब देखिए जो मौर्य साम्राज्य था, वो मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, कमजोर उत्तराधिकारी गद्दी पर आए, अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, जिसकी हत्या भरे दरबार में किसने कर डाली, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और यहाँ से एक बार फिर से भारत में बच्चों विकेंद्रीकरण का युग आ गया, है ना। भारत में क्या हो गया, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण समझते हैं, भारत में बिखराव की स्थितियां आ गई, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ विदेशी घुस आए, कुछ भारतीय शासक। तो यहाँ पर टोटल हम लोग कितना पढ़ेंगे मौर्योत्तर में, 7 वंश पढ़ेंगे। 7 वंश में शुंग, कण्व, शातवाहन भारतीय होंगे, हिंद, यवन, शक, पहलो, कुषाण ये आपके कौन से होंगे, ये विदेशी शासक होंगे। उसके बाद फिर हम लोग 9वां वंश जो पढ़ेंगे, इसका 9वें नंबर पर जो टॉपिक हो जाएगा मौर्योत्तर के बाद फिर 3 बड़ी शक्तियाँ आएंगी, कह सकते हो नागवंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश। इन तीनों ने आपस में मिल गए, और मिलने के बाद एक बार फिर से गुप्त वंश की स्थापना हुई, और इन्होंने एक बार फिर से कह सकते हो भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, है ना। पहला शक्तिशाली शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वो कौन था बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद उसका बेटा कौन हो जाएगा, समुद्रगुप्त। कुछ छोटे छोटे बीच में पढ़ते हैं, छोटे छोटे शासक भी होंगे, रामगुप्त जैसे, है ना। तो उनको जब हम नोट्स लिखाएंगे तो उसमें बता देंगे मेन मेन शासकों की बच्चों बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन होगा जाके आपका, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के बाद कौन होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप देवराज, देवश्री, परम भागवत, भट्टारक आदि उपनामों से जानते हैं, जिनके दरबार में क्या थे, 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसमें महान कवि कालिदास जैसा एक दिग्गज विद्वान, कालिदास, बराहमीर, बरुरुचि, है ना, बेताल भट्ट, अमर सिंह, है ना, तमाम जो है मेन दरबारी रहते थे। तो ये हम देखेंगे गुप्त। और गुप्त के बाद फिर 10वां टॉपिक आपका हो जाएगा बच्चों क्या, गुप्तोत्तर। गुप्तोत्तर, ठीक है। जैसे मौर्य के बाद मौर्योत्तर पढ़ते हैं हम लोग बच्चों, ऐसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुप्त के बाद में गुप्तोत्तर पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा टॉपिक था आपका बच्चों किसका, प्राचीन भारतीय इतिहास का। और गुप्तोत्तर का सबसे मेन शासक होगा कौन, राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन, और उस राजा हर्षवर्धन राजधानी लेकर क्या है, कन्नौज। देखिए यहाँ पर जो राजधानी रहेगी मगध में, मगध के बाद से लेकर वो कौन रहेगी, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कराने वाला शासक कौन था, तो वो था उदयन या उदयन, राइट ना, जिसने गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करवा दी। और वहाँ से लेकर और गुप्तोत्तर तक भारत की राजनीति का केंद्र रहेगा। लेकिन जो गुप्तोत्तर में आएगा कौन बेटा, राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी राजधानी लेकर आएगा कन्नौज। और फिर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में 200 वर्षों तक चला, 6 चरणों में कंप्लीट हुआ। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को देखेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास के सिलेबस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओके, तो जो भी चीज़ें ना समझ में आई, मेरा मोबाइल नंबर 93 35 43 75 64 है। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, 9335437564, 9335437564, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जो है क्वेश्चन कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे बीच में सामंजस्य मेंटेन होगा, आप मुझे समझेंगे और आप अपनी परेशानियों को बताते जाएंगे। जो जो दिक्कतें होंगी उनको हम यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।